हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेरा क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आप में से जिन्होंने भी कल एमपी सेट का एग्ज़ाम दिया है वो आपका अच्छा गया होगा। और अगर आपको आपको लगता है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिनों में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम भी है, तो आप अच्छे से तैयारी करिए, वो भी क्लियर हो सकता है। तो अब हम आज के इस वीडियो में आंसर की डिस्कस करेंगे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की, जो कल एग्ज़ाम हुआ है। तो इसके जो आंसर हैं मैंने अपनी तरफ से अच्छे से एनालिसिस किया है पूरे पेपर का। उसके हिसाब से मैंने पूरे आंसर चेक करके किए हैं कि किसका आंसर क्या होगा। और हो सकता है कि जो फाइनल आंसर किया है एमपी सेट की और जो मेरी जो आंसर की है उसमें कुछ डिफर करे, कुछ आंसर्स डिफर करे। तो वो एक दो ही होंगे, बाकी तो सही ही होंगे। तो आप अपना मैं जो आंसर बता रही हूँ वो देखिए, उसके बाद आप कैलकुलेट कीजिए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि कट ऑफ का थोड़ा सा आइडिया लग जाए और समझ आए कि कितना टफ था या इजी था, कैसा था पेपर। और आज जो पेपर होगा वो पूरा फुल डिस्कशन नहीं होगा पेपर का, बस मैं आंसर कीज डिस्कस करूँगी। इसके बाद वीडियो आएगा जिसमें हम एक एक जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ऐसा क्यों, क्या रीज़न, क्या पूरे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो सेट है, ये सेट सी है, ठीक है, ये सेट सी है। तो सेट सी का जो 51st क्वेश्चन है, सबसे पहला वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मार्केट। निम्नलिखित में से कौन सा बाजार का प्राथमिक कार्य है? ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, बी सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, सी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू सप्लाई एंड डिमांड, डी गवर्नमेंट रेगुलेशन। ए धन का पुनर्वितरण, केंद्रीकृत नियोजन, आपूर्ति और मांग के माध्यम से संसाधनों का आवंटन, या फिर सरकारी विनियमन। तो इसका सही आंसर है सी, ठीक है। तो जो प्राइमरी जो हमारा मार्केट होता है, बाजार होता है, उसका जो मेन काम, जो प्राइमरी काम होता है वो होता है जितने भी रिसोर्सेज है उनको सप्लाई और डिमांड के हिसाब से एलोकेट करना, ठीक है। कितनी मांग है, कितनी आपूर्ति है, उसके हिसाब से आवंटन करना संसाधनों का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 51 का सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52. According to Karl Marx, the key element of the economic base in a society is religion, mode of production, political institutions, ideology. कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में आर्थिक आधार का मुख्य तत्व है ए धर्म, बी उत्पादन की विधि, सी राजनीतिक संस्थाएं, डी विचारधारा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। मैंने थिंकर्स भी कवर किए हैं, जो क्लासिकल थिंकर्स हैं। आपने अगर वीडियो देखा होगा तो आपको बनेगा। कार्ल मार्क्स का जो मेन इकोनॉमिक बेस था वो क्या था? मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा? उत्पादन की विधि, मोड ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हम फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटीज प्रॉपर्टी राइट्स आर प्राइमरली एनफोर्स्ड बाय। आधुनिक पूंजीवादी समाजों में संपत्ति के अधिकार मुख्य रूप से किसके द्वारा लागू किए जाते हैं? ए सामुदायिक सहमति, बी धार्मिक संस्थाएं, सी सरकारी कानून, या फिर डी पारंपरिक रीति रिवाज। कम्युनिटी कंसेंसस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट लॉज, या फिर ट्रेडिशनल कस्टम्स। तो आज की सोसाइटी में जो हमारी प्रॉपर्टी राइट्स है वो कौन डिसाइड करता है, एनफोर्स कौन करता है? गवर्नमेंट लॉज, सरकारी कानून, ठीक है। 53 का सी, ये भी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, एक कल्याणकारी राज्य की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? सामाजिक सेवाओं का निजीकरण, लोक सेवाओं का प्रावधान यथा स्वास्थ्य, रक्षा व शिक्षा, सभी सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं का उन्मूलन, या फिर डी निजी लाभ का वृद्धिकरण। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ वेलफेयर स्टेट? ठीक है, वेलफेयर स्टेट हम पढ़ते हैं। उसका ए प्राइवेटाइजेशन ऑफ सोशल सर्विसेज, प्रोविजन ऑफ पब्लिक सर्विसेज लाइक हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, एलिमिनेशन ऑफ ऑल सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, या फिर डी ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, प्राइवेट प्रॉफिट। तो हमारा वेलफेयर स्टेट क्या होता है? इसका आंसर होगा बी, लोक सेवाओं का प्रावधान यथा स्वास्थ्य, रक्षा व शिक्षा। जो हमारा वेलफेयर स्टेट होता है उसमें जो भी सर्विसेज हैं, हेल्थ केयर की, आपकी स्वास्थ्य की, शिक्षा की जो सर्विसेज है वो आपको दी जाती है, ठीक है। तो 54 का क्या होगा? बी। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द गिफ्ट? यहाँ पे द गिफ्ट है, ठीक है, द गिफ्ट। तो ये द गिफ्ट नाम की पुस्तक के लेखक कौन है?
ए मार्शल मॉस, थॉमस ट्रॉटमैन, कार्ल पोलानी या फिर एडम स्मिथ। ये भी बहुत इजी डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर है मार्शल मॉस। ठीक है, द गिफ्ट पुस्तक किसने लिखी है? द मार्शल मॉस। तो आप ये जब जो भी क्वेश्चन है ये आप एक तरीके का मॉक या फिर रिवीजन समझिए। ठीक है, आपका जो यूजीसी नेट अभी एग्जाम आने वाला है उसके लिए हो सकता है कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाए। नेक्स्ट, हाउ मैनी रूट्स आर देयर फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया? भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कितने मार्ग हैं? ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के कितने तरीके हैं? तो इसका आंसर है 2। ठीक है, एक गवर्नमेंट एक दूसरा, तो इसका आंसर है 2। नेक्स्ट, the concept of sustainable development emphasizes on rapid industrialization without concern for the environment, development that meets the need of present without compromising future economic growth या फिर reducing population growth। संपोषित विकास की अवधारणा जोर देती है ए पर्यावरण की चिंता किए बिना तेजी से औद्योगिकरण पर, बी भविष्य की पीढ़ियों से समझौता किए बगैर वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा किया जाने पर, सी आर्थिक वृद्धि पर या फिर डी जनसंख्या वृद्धि को कम करने पर। तो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, हम आज की जो लोग हैं उनकी ज़रूरतें पूरी करें, लेकिन हम जो फ्यूचर की जो जनरेशन है उनको उनकी हिस्से की चीज़ें हम बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए हम आज की अपनी ज़रूरतें पूरी करें। ठीक है, तो इसका आंसर है भविष्य की पीढ़ियों से समझौता किए बगैर वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा किए जाने पर। ठीक है, इसका आंसर है डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट कुछ मैच द फॉलोइंग है, बुक्स एंड ऑथर है, किसने कौन सी बुक लिखी है? तो एन ओक्ले, थॉमस पिट्टी, एम जे प्योरे, के ओ एम। ठीक है, तो इनके बुक कौन कौन सी लिखी है? द सेकेंड इंडस्ट्रियल डिवाइड, बॉर्डरलेस वर्ल्ड, द सोशियोलॉजी ऑफ हाउसवर्क या फिर दी कैपिटल इन दी 21st सेंचुरी। ठीक है, तो वेट अ सेकेंड, इसका आंसर क्या होगा? सी। अब हम इसको कर लेते हैं, आई का ओ होगा, मतलब एन ओक्ले ने कौन सी बुक लिखी है? द सोशियोलॉजी ऑफ हाउसवर्क। ठीक है, सोशियोलॉजी ऑफ हाउसवर्क किसने लिखी है? एन ओक्ले ने लिखी है। उसके बाद सेकंड का पी होगा, थॉमस पिक्टी ने कौन सी लिखी है? द सेकंड इंडस्ट्रियल डिवाइड। ठीक है, फिर थर्ड का एम होगा, एम जे प्योरे और सी एफ सेबल ने क्या लिखी है? कैपिटल इन दी 21st सेंचुरी। और जो को के होमे है उन्होंने लिखी है द बॉर्डरलेस वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आप बुक्स एंड ऑथर्स हैं, आप अपनी जो आपने लिस्ट बनाई होगी बुक्स और ऑथर्स की उसमें आप ऐड कर लीजिए और रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन उद्योग का प्रमुख घटक है? ठीक है, हमने टूरिज्म इंडस्ट्री पढ़ी है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? ए विनिर्माण, अथिय सेवाएं, कृषि या फिर खनन। या यहाँ पे क्या है? विनिर्माण। ए मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, एग्रीकल्चर या फिर माइनिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, जैसे कि होटल वगैरह रहते हैं, हम कहीं जाते हैं तो होटल वगैरह हम देखते हैं, तो ये सब अतिथि सेवाओं में, मतलब जब हम कहीं जाते हैं तो वहाँ के अतिथि होते हैं, तो हमको जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, होटल, खाना पीना, इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं? हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 59 का क्या होगा? बी। नेक्स्ट, रिलेटिव पॉवर्टी इज डिफाइंड एज, सापेक्ष निर्धनता को परिभाषित किया जाता है ए जीवन निर्वहन के लिए आवश्यक संसाधनों का पूर्ण अभाव, वित्तीय अस्थिरता की एक अस्थायी स्थिति, संपूर्ण आय के आधार पर मापी गई गरीबी या फिर डी किसी विशिष्ट समाज से दूसरों की तुलना में गरीब होना। ठीक है, तो रिलेटिव पॉवर्टी क्या? ए कंप्लीट लैक ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, बी अ टेम्परेरी स्टेट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, सी पॉवर्टी मेजर्ड बाय एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ इनकम या फिर डी बीइंग पुअर कंपेयर टू अदर्स इन अ स्पेसिफिक सोसाइटी। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है? जब हम किसी के सापेक्ष में, किसी के रिलेटिव हम गरीब महसूस करते हैं। ठीक है, हम किसी के कंपैरिजन में हम गरीब होते हैं। तो ठीक है, बीइंग पुअर कंपेयर टू अदर्स इन अ स्पेसिफिक सोसाइटी, किसी विशिष्ट समाज में दूसरों की तुलना में गरीब होना, हम किसी और के कंपैरिजन में, जैसे हम जो भी अमीर लोग हैं, अंबानी लोग हैं, उनके कंपैरिजन में हम गरीब हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, 60 का डी होगा। नेक्स्ट,
Who has given the concept of issue attention cycle regarding people's interest towards environmental problems? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने इश्यू अटेंशन साइकिल की अवधारणा दी है जो पर्यावरणीय समस्याओं में लोगों की अभिरुचि से संबंधित है? ठीक है, इश्यू अटेंशन साइकिल किसने ये दिया है, कॉन्सेप्ट दिया है? ए पीएच लैंडिस, बी जूलियन स्टुअर्ट, सी एंथनी डाउन्स, डी चार्ल्स कूले। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, ठीक है, टफ भी था, तो अगर आपसे नहीं बना तो कोई बात नहीं है, ये आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, न्यू इन्फॉर्मेशन है। तो इसका आंसर है एंथनी डाउन्स। ठीक है, इश्यू अटेंशन साइकिल किसका कॉन्सेप्ट है? एंथनी डाउन्स का। 11 वेट अ सेकेंड, एक क्वेश्चन रह गया हमारा। हाँ, 61 रह गया है। हु वॉज द ऑथर ऑफ कल्चरल इकोलॉजी? ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था। सांस्कृतिक परिस्थितिकी के संस्थापक कौन है? फिकेट बर्क्स, जूलियन स्टुअर्ट, केटी मूरे या फिर स्पेंसर? तो इसका आंसर होगा जूलियन स्टुअर्ट। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था। कल हमारी जो हम एनवायरमेंट एंड सोशियोलॉजी यूनिट है उसमें कुछ ही कॉन्सेप्ट हैं, तो इनमें से इंपॉर्टेंट एक ये है, कल्चरल इकोलॉजी किसका कॉन्सेप्ट है? जूलियन स्टुअर्ट का। 61 का बी। ठीक है, नेक्स्ट, who has given the theory of transportation in terms of relationship between emergence of cities and transportation? नगरों के जन्म तथा यातायात के साधनों में संबंध पर आधारित सिद्धांत थ्योरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन किसने दिया है? तो हम जो सिटीज में इमरजेंस और ट्रांसपोर्टेशन के रिलेशनशिप पे बेस्ड थ्योरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन किसने दिया है? ए हंटिंगटन, चार्ल्स कूले, रेडक्लिफ ब्राउन या फिर रूथ बेनेडिक्ट? ठीक है, 63 का क्या होगा? चार्ल्स कूले। चार्ल्स कूले 63 का बी। ये जो मैं आंसर्स बता रही हूँ, अगर मुझे अभी तक तो मैं कंफर्म हूँ, अगर मुझे आगे लगता है कि किसी आंसर क्वेश्चन का आंसर कुछ और है या फिर चेंज है, तो मैं कमेंट सेक्शन में उसको लिख दूंगी, तो आप प्लीज अपना आंसर सुधार लीजिएगा। वैसे तो ये सही आंसर बता रही हूँ मैं, बट इन केस अगर होता है तो। ठीक है, नेक्स्ट, 13 का बी। हाँ, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज? अब इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक के लेखक है? डार्विन, कार्ल मार्क्स, मर्टन, डर्कहाइम? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? डार्विन। नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया डिक्लेयर्ड? स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति किस वर्ष में घोषित की गई है? ठीक है, की गई थी 1951, 1952, 1978 या फिर 1988? तो इसका आंसर होगा 1952। ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली जो वन नीति है वो 1952 में आई थी। ठीक है, नेक्स्ट, what steps should be taken by the government to convert the existing social exclusion into social inclusion in terms of water in rural areas? तो जो पानी है रूरल एरियाज में, ठीक है, वहां पे क्या ऐसा हम नीति अपनानी, स्टेप्स अपनाने चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि जो सोशल इंक्लूजन हो जाए सोशल एक्सक्लूजन की जगह? ठीक है, मतलब पानी के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा सामाजिक बहिष्करण को सामाजिक समावेशी बनाने हेतु सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? ठीक है, तो ए राइट टू वाटर शुड कम अंडर फंडामेंटल राइट्स, पानी के अधिकार को मौलिक अधिकार के अंतर्गत लाना चाहिए। बी विलेज एसोसिएशन शुड ड्रॉ सॉल्यूशन थ्रू डिस्कशन विद विलेजर्स, ग्राम समिति को ग्रामीणों से बातचीत के द्वारा हल निकालना चाहिए। स्वैच्छिक संगठनों को सामाजिक समावेशी गांव बनाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एनजीओ शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोशल इंक्लूजन या फिर डी बहिष्कृत लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना जाना चाहिए। टू बी मेड इकोनॉमिकली एम्पावर्ड टू ऑल एक्सक्लूडेड पीपल? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? राइट टू वाटर। इसके आंसर मेरा जो आंसर है और जो पीएससी का जो एमपी सेट का जो आंसर है वो डिफर कर सकता है, बट मेरे हिसाब से अभी तक इसका आंसर होना चाहिए डी, टू बी मेड इकोनॉमिकली एम्पावर्ड टू ऑल एक्सक्लूडेड पीपल। बहिष्कृत लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना जाना चाहिए ताकि उनको पानी मिले। ठीक है, तो 66 का आंसर क्या होगा? डी।
नेक्स्ट, इन विच ईयर द फर्स्ट क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड हेल्ड, किस वर्ष में विश्व का पहला जलवायु सम्मेलन आयोजित हुआ था? ठीक है, विश्व का पहला जलवायु सम्मेलन 59, 69, 79, 89। कब हुआ था? 79, 1979। ठीक है, फर्स्ट क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1979 में। नेक्स्ट, इन विच कंट्री वॉज अर्थ समिट 1992 हेल्ड, पृथ्वी सम्मेलन 1992 किस देश में आयोजित हुआ था? चीन, इंडिया, इंडोनेशिया या फिर डी ब्राजील? इसका आंसर होगा डी ब्राजील। ठीक है, डी ब्राजील। हम बार बार बता रही हूँ मैं, हम इसका बस आंसर की डिस्कस कर रहे हैं, पेपर का पूरी तरीके से एनालिसिस डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, 68 का क्या होगा? डी। नेक्स्ट, which of the following environmental factor is responsible for public health issues like cholera, डायरिया एंड टाइफॉइड? जन स्वास्थ्य के मुद्दों जैसे हैजा, दस्त एवं टाइफॉइड जैसे रोगों के निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक जिम्मेदार है? ठीक है, प्रव्रजन, नगरीकरण, औद्योगिकरण, स्वच्छ जल और स्वच्छता की सीमित उपलब्धता, माइग्रेशन ए, बी अर्बनाइजेशन, सी इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर डी लिमिटेड एक्सेस टू ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो ये जो बीमारियां यहाँ पे लिखी हैं, डिजीजेस लिखी हैं, ये पानी की वजह से होती है। साफ पानी जब हमें नहीं मिलता, स्वच्छ जल की उपलब्धता नहीं होती है, तब होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 69 का डी। नेक्स्ट, विच डिकेड इज कंसिडर्ड एज इंटरनेशनल डिकेड ऑफ रिडक्शन इन नेचुरल डिजास्टर? ठीक है, किस दशक को प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण अंतरराष्ट्रीय दशक के लिए माना जाता है? किस दशक में जो नेचुरल डिजास्टर हैं, आप प्राकृतिक आपदाएं सबसे कम हुई? ठीक है, तो ए 1990 से 2000, 2000 से 2010, 2010 से 2011, डी 2011 से 2021। तो इसका आंसर क्या होगा? ए 1990 से 2000। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सोशल एंथ्रोपोलॉजी? जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी नामक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? ए इवांस प्रिचार्ड, ए एम शाह, लुई डूमो या फिर ए आर रेडक्लिफ ब्राउन? तो इसका आंसर क्या होगा? इवांस सी प्रिचार्ड। तो इवांस प्रिचार्ड ने क्या लिखी है? सोशल एंथ्रोपोलॉजी बुक। ठीक है, नेक्स्ट, इरावती कार्वे in her work kinship organization in India mapped the kinship patterns in India on the linguistic zones to come up with the following variation। तो इरावती कार्वे ने अपनी उनकी जो बुक है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, उन्होंने जो हमारे देश में कुछ जोन्स बांटे थे लिंग्विस्टिक के बेसिस पे, भाषा के आधार पे। तो इनमें से हमको देखना है कि क्या सही है। ठीक है, इरावती कर्वे ने अपने कार्य किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया में निम्नलिखित विविधताओं को सामने लाने के लिए भाषाई क्षेत्रों के आधार पर भारत में नातेदारी पैटर्न का मानचित्रण किया था। ठीक है, किनशिप पैटर्न उन्होंने भाषा के आधार पर किया था। तो हमको देखना है क्या सही है क्या नहीं है। तो आप ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इरावती कार्वे ने कौन सी बुक लिखी थी? तो ये आपको याद रखना है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। इसके ऑप्शंस देखते हैं। ए इंडो यूरोपियन और सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन इन नॉर्दर्न जोन, द्रविडियन किनशिप इन सदर्न जोन, मोंगलोइड किनशिप सिस्टम इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया या फिर 4 मुंडरी किनशिप सिस्टम इन द ईस्ट। उत्तरी क्षेत्र में भारत यूरोपीय या सांस्कृतिक संगठन, दक्षिणी क्षेत्र में द्रविड़ नातेदारी, भारत में उत्तर पूर्व में मोंगलोइड नातेदारी प्रणाली या फिर पूर्व में मुंडरी नातेदारी प्रणाली। तो उन्होंने नॉर्दर्न जोन पढ़ा था, सदर्न भी पढ़ा था, ठीक है, ईस्ट भी पढ़ा था, और इसके अलावा उन्होंने सेंट्रल जोन पढ़ा था। ठीक है, वेस्ट नहीं था, सेंट्रल था। तो नॉर्थ ईस्ट उन्होंने नहीं पढ़ा था, तो ये नहीं होगा। तो क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड या फिर और फोर्थ? इसका आंसर क्या होगा? सी, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, तो 72 का क्या होगा? सी। उन्होंने कौन कौन से पढ़े थे? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड सेंट्रल। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एस्टेब्लिश्ड? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कौन से वर्ष में हुई? 1982, 1992, सी 2002 या फिर डी 2005? तो कब हुई थी? 1992 में। महिला कमीशन, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन कब हुई थी? 1992 में। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डज नेटो लोकल रेसिडेंस मीन?
नेटोलोकल निवास किसे कहते हैं? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए। A couple after marriage, when they do not reside together but stays with their family of orientation, the husband generally uses to visit wife at night and leaves her place before sunrise. शादी के बाद एक जोड़ा जब एक साथ नहीं रहते हैं लेकिन अपने परिवार के साथ रहते हैं, ठीक है, पति आमतौर पर रात में पत्नी से मिलने आ जाता है और सूर्योदय से पहले पत्नी के स्थान छोड़ देता है, ठीक है। नेटोलेकर रेसिडेंस में क्या होता है, जब एक जोड़ा जो पति पत्नी होते हैं वो अपने अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, लेकिन जैसे पति रात में आता है उसके बाद सुबह चला जाता है, ऐसा उनका सिस्टम रहता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? नेटोलोकल रेसिडेंस। 74 का क्या है? ए। नेक्स्ट, which section of Dowry Prohibition Act 1961 defines the term dowry? दहेज निषेध अधिनियम 1961 की कौन सी धारा दहेज शब्द को परिभाषित करती है? सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 या फिर सेक्शन 4? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, सेक्शन 2। तो ज्यादातर जो सेक्शन 2 है किसी भी एक्ट की, उसमें ही डेफिनेशन रहती है, तो आप इसे तुक्का लगा सकते थे। 75 का क्या है? 2, बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब हैव अ मैट्रिलिनियल सोसाइटी? निम्नलिखित में से किस जनजाति में मात्र सत्तात्मक समाज है? बोडो, ए बोडो, बी बैगा, सी ओराउन या फिर डी गारो? ठीक है, तो मैट्रिलिनियल या फिर मात्र सत्तात्मक समाज किसमें है? गारो, खासी, जयंतिया में, ठीक है। तो इसके आंसर 76 का क्या होगा? डी। नेक्स्ट, जो हमने मिताक्षरा सिस्टम पढ़ा है, ठीक है, उसके बारे में कौन सी चीज सही है? मिताक्षरा सिस्टम के बारे में क्या सही है? ठीक है, तो पहला, प्राथमिक एवं मूल रूप से मिताक्षरा प्रणाली केवल पुरुष सदस्यों को व्यवसाय में सहवारिश बनाने की अनुमति देती है। द ओरिजिनल मिताक्षरा सिस्टम अलाउज ओनली मेल मेंबर्स टू बी को-पार्टनर्स इन द बिजनेस। ठीक है, मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति पर कानूनी टिप्पणी है जो जन्म से विरासत के सिद्धांत के लिए जानी जाती है। मिताक्षरा is a legal commentary on Yajnavalkya Smriti based known for the theory of inheritance by birth. यह पश्चिम बंगाल और असम जैसे प्रदेशों को छोड़कर पूरे भारत में प्रचलित है। It prevails all over India except in the places like West Bengal and Assam. हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार बेटी को भी संपत्ति में से समान हिस्सा आवंटित किया जाता है जैसे पुत्रों को आवंटित किया जाता है। According to the Hindu Succession Amendment Act 2005, the daughter is allotted the same share as allotted to a son. तो इनमें से क्या क्या सही है? 77 का क्या होगा? ठीक है, तो A, B, इसका आंसर क्या होगा? D, 1, 2, 3 and 4। ठीक है, मिताक्षरा सिस्टम में ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट 77 का क्या होगा? डी। नेक्स्ट 78, द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रिपेयर्ड अ नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन द ईयर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में महिला एवं बाल विकास विभाग ने किस वर्ष में महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार की है? ठीक है, 1993, 1999, 2001, 2005। तो इसका आंसर क्या होगा? 2001। 2001 में नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन आई थी। ठीक है, किसने बनाई थी? वुमेन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट 78 का सी। 79, डोमेस्टिक वायलेंस अंडर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एक्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 इंक्लूड्स। तो 2005 का जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है इनमें से क्या क्या चीजें उसमें आती हैं? ठीक है, घरेलू हिंसा एक्ट में इनमें से क्या क्या चीजें आती हैं? एक, घरेलू हिंसा वास्तविक दुर्व्यवहार या दुर्व्यवहार की धमकी, चाहे वह शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक या आर्थिक हो सकती है। एक्चुअल अब्यूज और थ्रेट ऑफ अब्यूज, वेदर फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल या फिर इमोशनल या फिर इकोनॉमिक। अधिनियम का उद्देश्य पत्नी या महिला लिव इन पार्टनर को पति या पुरुष लिव इन पार्टनर या उसके संबंधियों द्वारा हिंसा में सुरक्षा प्रदान करना है। The act is aimed at providing protection to wife or female live-in partner
फ्रॉम वायलेंस एट द हैंड्स ऑफ हस्बैंड और मेल लिव इन पार्टनर और हिज रिलेटिव्स। तो ये जो लिव इन पार्टनर वाली चीज है ये आपको गलत लग सकती है, पर यहाँ पे ये सही है। नेक्स्ट, अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रत्येक जिले में संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति और उन्हें कामकाज आरंभ करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करना। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स in each district as per section 8 of the act and provide necessary infrastructure to enable them to start functioning। संरक्षण अधिकारी राज्य कानूनी सहायता सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़ित व्यक्ति की कानूनी सहायता प्रदान करेंगे। प्रोटेक्शन ऑफिसर टू प्रोवाइड लीगल एड टू एग्रीव्ड पर्सन थ्रू दी स्टेट लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी। तो इसके जो है जो चारों ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। 2 मिनट, इसके जो चारों ऑप्शन है वो सही है। तो ये आपको जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है उसके कुछ ये पॉइंट्स है, आप ये याद कर लीजिए। आपके कोई और एग्जाम में, जो भी नेट एग्जाम है उसमें भी ये पूछा जा सकता है कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो आपके लिए एक रिवीजन समझ लीजिए। इसके चारों पॉइंट्स सही है, ठीक है। नेक्स्ट, पॉलीएंड्रस फैमिली कंप्राइजेज ऑफ, बहुपति परिवार में से कौन कौन सम्मिलित है। तो हिंदी में तो आपको समझ ही आ जाएगा, बहुपति मतलब एक से ज्यादा पति, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। अ वाइफ ऑल हर हस्बैंड्स एंड चिल्ड्रन, एक पत्नी उसके सभी पति या और बच्चे, ठीक है। 80 का बी। नेक्स्ट, द फुल फॉर्म ऑफ लेजर अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज, लेजर एक आधुनिक प्रौद्योगिकी का पूर्ण रूप है। ये साइंस टेक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेजर का फुल फॉर्म क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, light accuracy by stimulated emission of radiation, local amplification by stimulated emission of radiation, या फिर D, local accuracy by stimulated emission of radiation। इसका आंसर क्या है, A, light amplification by stimulated emission of radiation, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following author believes that the world has been changed through a process of time space compression। बहुत फेमस ये कॉन्सेप्ट है। निम्नलिखित में से किस लेखक का मत है कि टाइम स्पेस कंप्रेशन प्रक्रिया के द्वारा विश्व परिवर्तित हो गया है, ठीक है। तो ए पेज, बी हैरिस, सी मैकग्रू या फिर डी हार्वे। तो इसका आंसर क्या है, टाइम स्पेस कंप्रेशन की बात किसने की है, हार्वे, ठीक है। ऐसा एक और मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, आप बताइए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर है, उन्होंने दिया टाइम स्पेस करके, बताइए कमेंट सेक्शन में क्या है वो कॉन्सेप्ट, क्योंकि इन दोनों के बीच में कंफ्यूज होते हैं लोग, तो आप बताइए क्या है। तो ठीक है, 82 का क्या है, डी। अब आते हैं 83 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर टॉक्स अबाउट स्पेस ऑफ फ्लोज, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रवाह के स्थान की चर्चा की है, ठीक है। स्पेस ऑफ फ्लोज, निवाह का स्थान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फेमस थ्योरी है। ए हैमिल्टन गार्डन, बी थॉमसन, सी मैनुअल कैसल या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा मैनुअल कैसल, ठीक है। 26 थिंकर है हमारे यूजीसी नेट के कोर्स में, उनका बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेस ऑफ फ्लोज याद कर लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट, a group of people that primarily interact via communication media such as newsletter, telephone, email or instant messages rather than face to face for social, professional, educational or other purpose is known as, व्यक्तियों का ऐसा समूह जो सामाजिक, व्यवसायिक, शैक्षणिक या अन्य उद्देश्यों हेतु आमने सामने की तुलना में प्रमुख रूप से न्यूज़लेटर, टेलीफोन, ईमेल या तत्क्ष संदेश जैसे संचार माध्यमों द्वारा अंतर्क्रिया करता है, उसे कहते हैं ए गेटेड कम्युनिटी, बी अर्बन कम्युनिटी, सी रूरल कम्युनिटी या फिर डी वर्चुअल कम्युनिटी, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, वर्चुअल चीजें हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, वर्चुअल कम्युनिटी, ठीक है, आभासी समुदाय, ठीक है। तो 84 का क्या होगा, डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिंट मीडिया, मुद्रित मीडिया का इसमें से एक एग्जाम्पल नहीं है, समाचार पत्र, मैगजीन, इंस्टाग्राम या फिर हैंडबिल्स। तो इसका आंसर क्या होगा, इंस्टाग्राम, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बाकी सब प्रिंट मीडिया है, लेकिन इंस्टाग्राम प्रिंट मीडिया नहीं है, सोशल मीडिया, ठीक है हमारा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ई गवर्नेंस, इसमें से ई अभिशासन का एक अंग नहीं है। सरकार नागरिक अंतरपृष्ठ, सरकार व्यवसाय अंतरपृष्ठ,
सरकार, समाज अंतरापृष्ठ, स्त्री एवं पुरुष के मध्य अंतरापृष्ठ, गवर्नमेंट सिटीजन इंटरफेस, गवर्नमेंट बिजनेस इंटरफेस, गवर्नमेंट सोसाइटी इंटरफेस, या फिर इंटरफेरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन। इसका आंसर क्या होगा? डी, स्त्री एवं पुरुष के मध्य अंतरापृष्ठ नहीं है, ठीक है, ई गवर्नेंस कंपोनेंट। नेक्स्ट, which of the following section of IT Act 2000 deals with the punishment for cyber terrorism? तो हमारा IT Act 2000 है, उसमें साइबर आतंकवाद हेतु सजा संबंधित इनमें से कौन सा सेक्शन है? ठीक है, A 45F, B 66B, C 66F या फिर D 67B। इसका आंसर क्या होगा? C 66F। 87 का क्या होगा? C। नेक्स्ट, the term that describes the uneven distribution or gap of information and communication technologies ICTs in society is known as। समाज में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के असंतुलित वितरण या अंतर को विवेचित करने वाले पद को कहा जाता है डिजिटल साक्षरता, डिजिटल डिवाइड, डिजिटल मिशन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डिजिटल डिवाइड। बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है डिजिटल डिवाइड। ठीक है, नेक्स्ट 89, which of the following organization use the term e-health to describe the use of ICT to support public health and healthcare areas? निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा ई हेल्थ को स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रों एवं जन स्वास्थ्य को सहायता देने हेतु सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के रूप उपयोग करने वाले पद के रूप में उपयोग किया जाता है? ILO, यूनिसेफ, WHO या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? WHO। हेल्थ, ई हेल्थ से भी हम समझ सकते थे, तो इसका आंसर क्या होगा? 89 का C। नेक्स्ट, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO वाज फॉर्म्ड इन द ईयर। जो FAO थी वो कौन से साल में बनी है? A 1944, B 1945, C 1946 या फिर D 1947। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1945। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन कब बना था? 1945 में, 1945। Next 91, who gave the threshold theory to explain the deep motivating power of religious symbol? धार्मिक प्रतीकों की गहन प्रेरक शक्ति की व्याख्या के लिए थ्रेशोल्ड सिद्धांत किसने दिया था? विक्टर टर्नर, क्लिफर्ड गेट्स, स्पाइरो या फिर गिलबर्ट लुइस। तो इसका आंसर है क्लिफर्ड गेट्स। ठीक है, क्लिफर्ड गेट्स ने क्या दिया था? डीप मोटिवेटिंग पावर ऑफ रिलीजियस सिंबल। ठीक है, 91 का B। वेट अ सेकंड। हाँ, नेक्स्ट, who has you used the terms ritual value and ritual status to describe the symbolic significance of collective rituals? सामूहिक अनुष्ठानों के प्रतीकात्मक महत्व का वर्णन करने के लिए किसने अनुष्ठान मूल्य और अनुष्ठान स्थिति शब्द का प्रयोग किया है? रेडक्लिफ ब्राउन, बी डर्कहाइम, सी टाइलर या फिर डी मेलोनस्की। तो इसका आंसर है रेडक्लिफ ब्राउन। ये भी हमारे 26 में थिंकर में आते हैं, तो आप याद कर लीजिए। रिचुअल वैल्यू या फिर रिचुअल स्टेटस किसका कॉन्सेप्ट है? टर्म्स किसने दिए हैं? रेडक्लिफ ब्राउन ने, कलेक्टिव रिचुअल समझाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज मल्टीकल्चरलिज्म? बहुसंस्कृतिवाद क्या है? ए, विभिन्न संस्कृतियों के सह अस्तित्व का सिद्धांत, बी, बहुसंख्यक संस्कृति द्वारा अल्पसंख्यक संस्कृति को निगलने का सिद्धांत, सी, अल्पसंख्यक सांस्कृतिक मूल्यों की प्रधानता, डी, नृजातीय केंद्रितता। तो ए, प्रिंसिपल ऑफ को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, बी, थ्योरी ऑफ स्वॉलिंग ऑफ माइनॉरिटी कल्चर बाय मेजॉरिटी कल्चर, सी, डोमिनेंस ऑफ माइनॉरिटी कल्चर वैल्यूज या फिर डी, एथनोसेंट्रिसिटी। तो नाम से ही हमें पता चल रहा है मल्टी मतलब बहुत सारे कल्चर। तो आंसर क्या होगा? ए, विभिन्न संस्कृतियों के सह अस्तित्व का सिद्धांत। जब बहुत सारी कल्चर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? मल्टी कल्चरिज्म। तो 93 का क्या होगा? ए। नेक्स्ट, the type of education that enables individual to gain knowledge, values, skills and attitudes from their day-to-day experience of neighborhood is called। शिक्षा का वह प्रकार जो व्यक्तियों को अपने दिन प्रतिदिन के अनुभवों, संसाधनों और पड़ोस के शैक्षिक प्रभाव से ज्ञान, मूल्यों, कौशल और दृष्टिकोण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, वह है औपचारिक, अनौपचारिक, संस्थागत या फिर प्राथमिक। ठीक है,
फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल, इंस्टीट्यूशनल या फिर प्राइमरी एजुकेशन। इसका आंसर बी होगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल को सेम बोला है, जो सेम नहीं होता है, ठीक है, तो ये इनफॉर्मल होगा, ठीक है, इनफॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है। नेक्स्ट 95, a process by which the recontextualization of religious symbol, language and ideas from their original religious context to the media and consumer culture has been called। एक प्रक्रिया जिसके द्वारा धार्मिक प्रतीकों, भाषा और विचारों को उनके मूल धार्मिक संदर्भ से मीडिया और उपभोक्ता संस्कृति में पुनः पाठ्य रूपित किया जाता है, उसे कहते हैं असिमिलेशन, मॉडर्नाइजेशन, सेक्युलराइजेशन, कमोडिफिकेशन ऑफ रिलीजन। ए सात्वीकरण, बी आधुनिकरण, सी धर्म निरपेक्षीकरण या फिर धर्म का वस्तुकरण। तो इसका आंसर क्या होता है? कमोडिफिकेशन ऑफ रिलीजन। तो 95 का क्या होगा? धर्म का वस्तुकरण, डी। फिर आता नेक्स्ट क्वेश्चन 96, by which amendment of the constitution the term secularism was incorporated in Indian constitution। धर्मनिरपेक्षता कौन से हमारे संशोधन द्वारा हमारे संविधान में लाया गया था? सेकंड, ए सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल 1952, बी 12th कॉन्स्टिट्यूशनल 1962, सी 42 सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 या फिर डी 32nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1973। इसका आंसर क्या होगा? सी 42nd 42वां संविधान संशोधन 1976। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, नेट में आ सकता है, आप इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट जेंडर एंड कल्चर। तो लिंग, जेंडर, लिंग एवं संस्कृति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ए कल्चर गवर्न्स द रोल्स ऑफ एडल्ट मैन एंड वुमेन अडॉप्ट, इट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट कल्चर एंड जेंडर, culture can maximize, minimize or even eliminate gender difference in social behavior। तो संस्कृति वयस्क पुरुषों एवं महिलाओं को भूमिका को संचालित, शासित करती है जो वे स्वीकार करते हैं। भी संस्कृति तथा जेंडर को अलग करना असंभव है। से संस्कृति सामाजिक व्यवहारों में जेंडर की भिन्नता को बढ़ा सकती है, घटा सकती है और यहाँ तक कि भिन्नता को उन्मूलन भी कर सकती है। या फिर डी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। तो 97 का आंसर क्या होगा? डी ऑल ऑफ दी अबव। तो जेंडर और कल्चर इनमें से सब सही है, ठीक है। नेक्स्ट 98, चूज द करेक्ट पिलग्रिमेज पैलेस ऑफ कंपोजिशन ऑफ रिलीजियस टूरिज्म इन बुद्धा सर्किट। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, जिन्होंने पढ़ा ये बहुत कम लोगों को पता होगा, ठीक है। तो बुद्ध सर्किट में धार्मिक पर्यटन को सही तीर्थ संरचना की चयन कीजिए। तो इसका आंसर सही होगा बी, ठीक है। 98 का क्या होगा? बी। बोध गया, वैशाली, राजगीर, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर, इन सब जगहों से जो हमारे बुद्ध थे, बुद्ध, हम इन सब जगहों पे गए थे या फिर किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड थे, ठीक है। तो आंसर है बी, याद कर लीजिए आप ये। नेक्स्ट, which of the following theories considers environment as a determining factor for the pattern of human culture and social development। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिद्धांत मानव संस्कृति के पैटर्न और सामाजिक विकास के लिए पर्यावरण को निर्धारक कारक मानता है? ठीक है, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म, कल्चरल रीजनलिज्म या फिर कल्चरल इकोलॉजी। पर्यावरणीय निश्चयवाद, पर्यावरणीय संभववाद, सांस्कृतिक क्षेत्रवाद या फिर सांस्कृतिक परिस्थितिकी। तो इसका आंसर होगा एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ठीक है। कौन सा सिद्धांत मानव संस्कृति के पैटर्न और सामाजिक विकास के लिए पर्यावरण को निर्धारक मानता है? पर्यावरण मतलब एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबल है, मतलब एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ए। 99 का क्या होगा? ए। नेक्स्ट, which of the following statement is not appropriate regarding new religious movement। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नव धार्मिक आंदोलनों के विषय में उपयुक्त नहीं है? ठीक है, नहीं, ये सब आपको एग्जाम में याद रखना पड़ता है, नॉट, ठीक है। तो ए रिलीजियस मूवमेंट, न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स आर सेड टू बी मोर स्पेशलाइज्ड और
than those of longer established religious groups. नव धार्मिक आंदोलन लंबे समय से स्थापित धार्मिक समूहों की तुलना में अधिक विशिष्ट और गूढ़ हैं। नव धार्मिक आंदोलन के उदय में से धर्म और आध्यात्मिकता का अव्यवसायीकरण हुआ है। Emergence of new religious movements has also led to non-commercialization of religion and spirituality. नव धार्मिक आंदोलन व्यक्ति या समूह की पसंद या वरीयता के विषय है। न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स आर एस्पेक्ट मैटर ऑफ चॉइस ऑफ प्रेफरेंस ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप। या फिर डी, नव धार्मिक आंदोलन अक्सर लोगों के अत्यधिक तेजी से आध्यात्मिक गतिशीलता का वादा करते हैं। न्यू रिलीजियस मूवमेंट ऑफन प्रॉमिस men more rapid spiritual mobility। तो इसका आंसर क्या होगा? 100 का आंसर क्या होगा? डी, नॉन कमर्शियलाइजेशन नहीं किया है, मतलब किया है। ठीक है, तो 100 का बी। नेक्स्ट 101, ब्रोनिस्लाव मेलिनोव्स्की फंक्शनलिज्म बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। ठीक है, तो इनमें से जो मेलिनोव्स्की उनका प्रक्रियावाद इनमें से कौन सी श्रेणी में आता है? इकोलॉजिकल फंक्शनलिज्म, क्लासिकल फंक्शनलिज्म, साइकोलॉजिकल फंक्शनलिज्म या फिर कल्चरल फंक्शनलिज्म, पारिस्थितिकीय प्रक्रियावाद, शास्त्रीय प्रक्रियावाद या फिर मनोवैज्ञानिक या फिर सांस्कृतिक। इसका आंसर होगा मनोवैज्ञानिक। तो हम मेलिनोव्स्की के फंक्शनलिज्म को साइकोलॉजिकल फंक्शनलिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 101 का सी। नेक्स्ट, द रियल स्टडी ऑफ सोसाइटी शुड बी डन फ्रॉम द स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव। किसने इसमें एम्फेसाइज किया था? संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण समाज को देखना चाहिए, किसने बोला था? ब्राउन, मर्टन, लेवी-स्ट्रॉस या फिर टेलकोट पार्सन्स। तो ये हमने पढ़ा है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म किसका है? रेडक्लिफ ब्राउन का है। बस इनके लिए हम स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव यूज करते हैं। ठीक है, मैंने पर्सपेक्टिव की क्लास ली है, उसमें अच्छे से सब कुछ समझाया है। अगर आपने देखी होगी तो आपको ये क्वेश्चन बन गया होगा। नेक्स्ट 103 question, which one of the following concept has not been used by G.H. Mead in his theory of symbolic interactionism? G.H. Mead ने अपने प्रतीकात्मक अनंत क्रियावाद के सिद्धांत में निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सी एक अवधारणा का प्रयोग नहीं किया है? सेल्फ इंटरैक्शन, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, सिंबॉलिक मीनिंग या फिर फ्रेगमेंटेशन ऑफ सेल्फ। स्व अंतःक्रिया, स्व विकास, प्रतीकात्मक अभिप्राय या फिर स्व का विखंडन। तो इसका आंसर क्या होगा? स्व का विखंडन, फ्रेगमेंटेशन ऑफ सेल्फ। तो 103 का क्या आंसर है? डी। ठीक है, नेक्स्ट 104, द प्रिंसिपल थीसिस ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज इज दैट there are modes of thought which cannot be adequately understood as long as their origins are discussed. Of the following whose are these words? ज्ञान के समाजशास्त्र का मुख्य सिद्धांत यह है कि विचार के कुछ ऐसे तरीके हैं जिन्हें तब तक पर्याप्त रूप से नहीं समझा जा सकता जब तक उनके मूल पर चर्चा ना की जाए। ये किसने बोला है? कार्ल मार्क्स, वेबर, गार्फिंकल या फिर कार्ल मैनहाइम। तो इसका आंसर क्या होगा? कार्ल मैनहाइम। कार्ल मैनहाइम को हमने स्टडी ऑफ नॉलेज पढ़ा है। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा 26 थिंकर्स में। तो 104 का आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ शूट्स स्टॉक ऑफ नॉलेज। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक शूट्स के ज्ञान का भंडार की विशिष्ट विशेषता नहीं है? क्रियाओं का उपचार, यह समाजीकरण द्वारा सीखा जाता है, यथार्थ की स्वीकृति, सर्वोच्च वास्तविकता, ट्रीटमेंट ऑफ एक्शंस, it is learned by socialization, acceptance of reality, paramount reality। तो उन्होंने बताया था जो उनका स्टॉक ऑफ नॉलेज है, तो उसमें से उन्होंने सी की बात नहीं की थी, बाकी सबकी बात की थी। पैरामाउंट रियलिटी होता है जो हमारा स्टॉक ऑफ नॉलेज होता है, ये हमारे एक्शंस डिसाइड करता है। ठीक है, और ये हम सोशलाइजेशन के थ्रू समझते हैं। ठीक है, समाजीकरण द्वारा हम सीखते हैं ये। तो 105 का आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, which of the following concept Erving Goffman used in the analysis of dramaturgy? तो ड्रामाटर्जी पढ़ते समय, ठीक है, नाट्य शास्त्र पढ़ते समय इरविंग गॉफमैन ने इनमें से क्या यूज किया था? ठीक है, फ्रंट एंड बैक स्टेज, लिटिल एंड ग्रेट, नॉर्मल एबनॉर्मल, गुड एंड बैड।
तो अगर आपने एल्विन गॉफमैन पढ़ा होगा तो ये आपको बहुत इजी आंसर क्वेश्चन लगा होगा। इसका आंसर क्या है? फ्रंट एंड बैक स्टेज। फ्रंट बैक, इसके साथ एक ऑफ स्टेज भी होता है, ठीक है, ऑफ स्टेज भी होता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पियरो बुर्दू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कैपिटल? पियरो बुर्दू के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी का एक प्रकार नहीं है? इकोनॉमिक कैपिटल, पॉलिटिकल कैपिटल, सिंबॉलिक कैपिटल या फिर सोशल कैपिटल। तो इसमें से क्या नहीं है? उन्होंने चार कैपिटल की बात की है, तो पॉलिटिकल कैपिटल की जगह क्या होगा यहाँ पे? कल्चरल कैपिटल। उन्होंने कल्चरल कैपिटल की बात की है, ठीक है। तो इकोनॉमिक, सिंबॉलिक, सोशल और कल्चरल, पॉलिटिकल कैपिटल की बात उन्होंने नहीं की है, ठीक है। राजनीतिक पूंजीवाद की बात उन्होंने नहीं की है। नेक्स्ट, 108, according to Jürgen Habermas, which one of the following is not a type of complete knowledge? जर्गन हेबरमास के अनुसार संपूर्ण ज्ञान का एक प्रकार एक नहीं है। एम्पेरिकल नॉलेज, स्पेक्यूलेटिव नॉलेज, हिस्टोरिकल नॉलेज, इंटरप्रिटेटिव नॉलेज। तो उन्होंने जो कंप्लीट नॉलेज के टाइप्स दिए थे उनमें से अनुभाविक ज्ञान, काल्पनिक ज्ञान, ऐतिहासिक ज्ञान या फिर विवेचनात्मक ज्ञान, इनमें से क्या नहीं है? तो उन्होंने स्पेक्यूलेटिव नॉलेज नहीं बोला था। बाकी तीन बोला था, एम्पेरिकल, हिस्टोरिकल और इंटरप्रिटेटिव बोला था, स्पेक्यूलेटिव नहीं बोला था, ठीक है। तो ये जो तीन है ये आप याद कर लीजिए, ये उन्होंने बोला था, हिस्टोरिकल, इंटरप्रिटेटिव या फिर एम्पेरिकल, ठीक है। नेक्स्ट, 109 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मिशेल फूको विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिस ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म? माइकल फूको के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर संचारवाद का आधार है? पावर ऑफ मैजिक एंड रिलीजन, मिलिट्री पावर, पावर ऑफ मनी, पावर ऑफ नॉलेज। जादू एवं धन की शक्ति, सैन्य शक्ति, धन की शक्ति, ज्ञान की शक्ति। तो इसका आंसर क्या होगा? पावर ऑफ नॉलेज। 109 का क्या होगा? डी। तो मिशेल फोको ने किसकी बात की? पावर ऑफ नॉलेज की, ठीक है। 110, एंथनी गिडेंस, अकॉर्डिंग टू एंथनी गिडेंस विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्ट्रक्चरेशन थ्योरी? तो एंथनी गिडेंस की जो स्ट्रक्चरेशन थ्योरी है उसमें से इसमें से क्या संरचनाकरण सिद्धांत के में क्या नहीं आता? ठीक है, प्रतिचिंतन, एजेंट संरचना द्वैतवाद, संस्कृति एवं व्यक्तित्व, सामाजिक अभ्यास, रिफ्लेक्सिविटी, एजेंट स्ट्रक्चर ड्यूअलिज्म, कल्चरल पर्सनैलिटी या फिर सोशल प्रैक्टिस। तो इसका आंसर क्या होगा? कल्चर एंड पर्सनैलिटी की बात उन्होंने नहीं की थी, संस्कृति एवं व्यक्तित्व की बात उन्होंने नहीं की थी, ठीक है। 110 का क्या होगा? सी। नेक्स्ट, 111, एक या एक से अधिक चरों को नियंत्रित करके किए जाने वाले शोध को कहा जाता है। द रिसर्च कंडक्टेड बाय कंट्रोलिंग वन और मोर वेरिएबल इज कॉल्ड इवेल्युएशन। मूल्यांकन परक शोध, क्रियात्मक, प्रयोगात्मक या फिर शुद्ध या आधारभूत। इवेल्युएशन, एक्शन, एक्सपेरिमेंटल या फिर प्योर और बेसिक, ठीक है। तो जब हम कंट्रोल करते हैं एक या एक से ज्यादा वेरिएबल को तो क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं, ठीक है। एक को हम कंट्रोल करके देखते हैं कि दूसरे में क्या असर पड़ रहा है तो हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो 101 का क्या होगा? सी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोशल साइंटिस्ट डज नॉट बिलोंग टू स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच? इनमें से संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम से कौन संबंधित नहीं है? ब्राउन, मेलिनोस्की, नडेल, मैक्स वेबर। तो स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म से कौन नहीं है? मेलिनोस्की, ठीक है। हमने पढ़ा है कि हम मेलिनोस्की को प्योर फंक्शनलिस्ट बोलते हैं और रेडक्लिफ ब्राउन को हम स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट बोलते हैं। तो 112 का क्या होगा? बी। नेक्स्ट, हु वॉज द प्रोपाउंडर ऑफ मिडिल रेंज थ्योरी? बहुत इजी क्वेश्चन। मध्य सीमा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पेंसर, टॉनिस, मर्टन या फिर परेटो। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, आर के मर्टन, ठीक है। नेक्स्ट, who defined hypothesis as a provisional idea which become the basis for fruitful investigation is known as working hypothesis? तो निम्नलिखित में से किसने उपकल्पना को परिभाषित किया है? वह एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है, कार्यवाहक उपकल्पना माना जाता है। गुडेनहट, लुनबर्ग, पीवी यंग, जहोदा एंड कुक। तो इनमें से किसने बोला था? किसने ये डेफिनेशन दी है? तो पीवी यंग की डेफिनेशन है, ठीक है, पीवी यंग। नेक्स्ट, 115,
In which type of researches investigator tries to find out the possible causes on the basis of any effect? किस प्रकार के शोध में अनुसंधान किसी प्रभाव के आधार पर उसके संभावित कारणों को पता लगाने की कोशिश करता है? पैनल सर्वे, हिस्टोरिकल रिसर्च, केस स्टडी रिसर्च या फिर एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च? तो इसका आंसर क्या होगा? 115 का क्या होगा? एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च। ठीक है, कार्योत्तर तथ्य अनुसंधान में। ठीक है, 115 का क्या होगा? डी। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मुझे नहीं मिला है, तो इसका आंसर हम अगर बाद में मिलता है तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको आंसर लिख दूंगी 116 का, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर नहीं मिला है। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द प्रैक्टिस ऑफ सोशल रिसर्च? द प्रैक्टिस ऑफ सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है? एच ओडम, आर आहूजा, ई बेबी, पी वी यंग? तो इसका आंसर क्या होगा? ई बेबी। ठीक है, तो 117 का क्या होगा? सी। नेक्स्ट, in which method of study generalization are inferred from specific facts or conclusion are derived from individual observation? अध्ययन के किस पद्धति में विशिष्ट तथ्यों में से सामान्यीकरण के अनुमान लगाया जाता है या व्यक्तिगत अवलोकनों को से निष्कर्ष उद्भाषित किए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? स्पेसिफिक फैक्ट से हम कंक्लूजन में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? इंडक्टिव, आगमन पद्धति। ठीक है, नेक्स्ट, a device used by field researcher to systematically record the observation is called? क्षेत्र अनुसंधानकर्ता द्वारा किस युक्ति द्वारा व्यवस्थित रूप से अवलोकनों को अभिलेखीकरण किया जाता है? क्वेश्चनायर, इंटरव्यू शेड्यूल, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इंटरव्यू शेड्यूल, साक्षात्कार अनुसूची। ठीक है, वेट अ सेकेंड, a device used by field researcher to systematically record the observation। ठीक है, नेक्स्ट, 120, who defined the case study is a form of qualitative analysis involving very careful and complete observation of person, a situation or an institution? तो किसने परिभाषित किया है कि व्यक्तिगत अध्ययन गुणात्मक विश्लेषण का एक स्वरूप है जिसमें कि व्यक्ति, परिस्थिति या संस्था का बहुत सावधानी से संपूर्ण अवलोकन किया जाता है? तो 120 का आंसर क्या होगा? पीवी यंग। तो ये डेफिनेशन पीवी यंग की आई है, इससे पहले भी आई थी, तो आपको याद करने की कोशिश करनी है। ठीक है, 120 का क्या होगा? बी। वेट अ सेकेंड, हाँ। नेक्स्ट, 121, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट इंट्रोड्यूस्ड मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी? तो मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी यांत्रिक और स्वास्थ्यी एकता की अवधारणा किसने की थी? तो इसको किसने किया था? इमाइल डर्कहाइम ने। बहुत ईजी है, इमाइल डर्कहाइम। 121 का क्या है? सी। नेक्स्ट, the Jajmani system in traditional Indian society is primarily associated with? पारंपरिक भारतीय समाज में जजमानी व्यवस्था मुख्य रूप से जुड़ी हुई है किससे जुड़ी हुई है? ऑक्यूपेशनल इंटरडिपेंडेंस, व्यावसायिक अन्योन्याश्रयता से। ठीक है, तो 122 का क्या होगा? बी। नेक्स्ट, द टर्म ग्लास सीलिंग रेफर्स टू? ग्लास सीलिंग शब्द का अर्थ an architectural feature, invisible barriers preventing women and marginal class in their growth at workplace, a transparent organizational structure, equal opportunities for all genders। और 123 का क्या होगा? बी। महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों को कार्यस्थल में आगे बढ़ने में आने वाली अदृश्य बाधाएं। ठीक है, नेक्स्ट, the law derived from custom and judicial decision rather than written codes is known as? वह कानून जो लिखित संहिताओं की जगह प्रथाओं व न्यायिक निर्माणों से प्राप्त होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉमन लॉ। ठीक है, सामान्य कानून। 124 का क्या होगा? ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समाज की एक विशेषता, कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, सेंट्रल प्लानिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, फ्री मार्केट कंपटीशन या फिर एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी? इसका आंसर क्या होगा? 125 का सी, मुक्त बाजार प्रतिस्पर्धा। क्या होता है? कैपिटल या पूंजीवादी समाज। ठीक है, एडम स्मिथ का हमने देखा था, इसमें पढ़ा है हमने एडम स्मिथ का। नेक्स्ट, 126, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्यूरोक्रेसी? ठीक है, नौकरशाही की एक विशेषता नहीं है। रिटन डॉक्यूमेंट, लिखित, औपचारिक, निश्चित, लचीलापन। रिटन, फॉर्मल, वेल डिफाइंड या फिर फ्लेक्सिबिलिटी? तो हमने देखा है
कि ब्यूरोक्रेसी में रिटन होता है, फॉर्मल होता है, वेल डिफाइंड रूल्स होता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, लचीलापन नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ एथनोसेंट्रिसिज्म इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, सॉरी, निजता की अवधारणा को अच्छे से वर्णन किया जाता है अपने स्वयं के जातीय समूह की श्रेष्ठता में विश्वास, बहुसंस्कृतिवाद को बढ़ावा देना, विभिन्न संस्कृतियों का अध्ययन, जातीय समानता का समर्थन, बिलीफ इन सुपीरियोरिटी ऑफ वंस ओन एथनिक ग्रुप, द प्रमोशन ऑफ मल्टीकल्चरिज्म, स्टडी ऑफ डिफरेंट कल्चर या फिर एडवोकेसी ऑफ एथनिक इक्वेलिटी। इसका आंसर क्या होगा? जब हम अपना जो एथनिक ग्रुप है उसको हम सुपीरियर या फिर सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विशेषता से जुड़ी है? मिनिमल इंटरवेंशन ऑफ स्टेट इन द इकोनॉमी, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर, ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट, कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, तो कल्याणकारी राज्य इनमें से क्या होता है? बी। जब हमारा जो सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण की जिम्मेदारी कौन उठाता है? राज्य उठाता है। ठीक है, बी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू whom पावर इज कंसंट्रेटेड इन हैंड्स ऑफ दोज हु हैव इकोनॉमिक कंट्रोल विद इन सोसाइटी। तो किसके अनुसार जो हमारी सत्ता उन लोग के हाथों में है जिनके पास आर्थिक नियंत्रण है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बहुत इजी है इसका आंसर। 129 का क्या होगा? सी, मार्क्स के हिसाब से उन्होंने इकोनॉमिक बेसिस पे बताया है कि पावर उनके पास होती है जिनके पास इकोनॉमिक कंट्रोल होता है। नेक्स्ट, 30, द टर्म मॉडर्नाइजेशन इन सोसाइटी रेफर्स टू, समाज शास्त्र में आधुनिकीकरण का अर्थ है सभी परंपराओं का त्याग, शहरी केंद्रों का पतन, धार्मिक कट्टरवाद में वृद्धि, आर्थिक विकास की दिशा में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन, द अबॉर्नमेंट ऑफ ऑल ट्रेडिशन, द डिक्लाइन ऑफ अर्बन सेंटर, द इंक्रीज इन रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज टुवर्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो 130 का क्या होगा आंसर? वेट अ सेकेंड, मॉडर्नाइजेशन में क्या होता है? तो इसका आंसर क्या है? द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज टुवर्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास की दिशा में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट 131, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कास्ट एंड रेस इन इंडिया। तो कास्ट एंड रेस इन इंडिया बुक नाम किसने लिखी है? ये बुक लिखी है जीएस घुरे ने। ठीक है, नेक्स्ट, द ट्रेडिशनल इंडियन रूरल कम्युनिटीज एंड एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर वर ऑर्गेनाइज्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ, परंपरागत भारतीय ग्रामीण समुदाय एवं कृषक सामाजिक संरचनाओं को निम्नांकित में से किस ढांचे के भीतर संगठित किया जाता है? ठीक है, तो 132 का आंसर क्या है? जजमानी सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following steps were taken with regards to land reforms after independence in India? स्वतंत्र प्राप्ति के उपरांत भारत में निम्नांकित में से कौन से कदम भूमि सुधारों के संबंध में उठाए गए? मध्यस्थों का उन्मूलन, पट्टेदारी में सुधार, भूमि जोत की सीमा निर्धारण या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? सब। तो इन सब ये सारे हमने स्टेप्स उठाए थे। इंटरमीडियरीज की एबॉलिश किया था, टेनेंसी रिफॉर्म्स लाए थे और लैंड होल्डिंग में सील लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट 134, which of the following agrarian crisis was not a reason of migration to urban areas in search of livelihood? निम्नांकित में से कौन सा कृषि संबंधी संकट आजीविका की तलाश में नगरों का में प्रवसन का एक कारण नहीं है? drought prone land, desert, flood affected areas, absence of health facilities, सूखस्थ भूमि, रेगिस्तान, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र या फिर स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव। 134 का आंसर क्या होगा? वेट अ सेकेंड, इसका आंसर क्या होगा? एब्सेंस ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज। बहुत सारे क्वेश्चंस में कंफ्यूजन है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस डिफर कर सकते हैं जैसे कि ये भी है, तो लेकिन आप कुछ क्वेश्चंस हटा के अपने मार्क्स कैलकुलेट कीजिए और अगर कुछ भी मेरे को सही लगता है तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगी। ठीक है, वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन है उसके आंसर आपको सही दिए हैं मैंने। तो 134 का क्या होगा? डी। वेट अ सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट, कुछ हमको पीजेंट मूवमेंट दिया और वो कहाँ हुए हमको मैच करने हैं।
चंपारण, मोपला, पीजेंट रिवोल्ट ऑफ तेलंगाना, तिभागा मूवमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 135 का आंसर क्या है? डी। देख लेते हैं हम। ए का 4, ठीक है, चंपारण बिहार में। बी का 1, मोपला कहाँ हुआ है? मालाबार में। तेलंगाना आंध्र प्रदेश, सी का 2 होगा। और डी का क्या होगा? 3rd। तिभागा कहाँ पे हुआ था? बंगाल में। तो आपको ये याद रखना है ये कहाँ कहाँ हुए थे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्बेनिज्म अकॉर्डिंग टू लुई वर्थ। तो लुई वर्थ के हिसाब से निम्नलिखित में से कौन सी नगरीयता की एक विशेषता नहीं है? अस्थिरता या अल्पकालीनता, जीवन की धीमी गति, दिखावा या कृत्रिमता, अपरिचितता। ठीक है, ट्रांजिएंसी, स्लो पेस ऑफ लाइफ, सुपरफिशियलिटी या फिर एनोनिमिटी। तो हमारा जो अर्बन एरिया होता है उसमें स्लो पेस ऑफ लाइफ नहीं होता है, फास्ट पेस होता है। ठीक है, तो इसका उल्टा होता है 136 का बी। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन गिवन इन 1961 सेंसस। तो 1961 की जनगणना के अनुसार कस्बे की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो कस्बे की कितनी होनी चाहिए? 5000। 137 का क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट, विच इन ग्रुप पीपल प्रेफर गेटेड कम्युनिटीज। तो ये हमने गेटेड कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमने, तो उसमें इनमें से क्या नहीं, क्या है? निम्न आय वर्ग, उच्च आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, लोअर, हायर, मिडल या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो गेटेड कम्युनिटीज क्या होती हैं? बहुत ही हायर इनकम ग्रुप होते हैं, ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे बहुत ही हाई क्लास लोग, ज्यादा पैसे वाले लोग रहते हैं। ठीक है, 139, इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किसका है? प्लीज बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, एग्जाम में आ सकता है यूजीसी नेट में। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्लम्स अमंग द इंडियन टाउन्स। ठीक है, तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कस्बों में सबसे अधिक मालिन बस्तियां किस प्रदेश में दर्ज की गई हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा स्लम्स कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में। 139 का क्या है? डी। हाँ। नेक्स्ट, हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ अर्बन डेवलपमेंट हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय पैट्रिक गिट्स। तो पैट्रिक गिट्स ने नगर विकास के कितने स्तर बताए हैं? तो ये क्वेश्चन आपका कैंसिल होगा क्योंकि उन्होंने 3 बताए, प्राइमरी, सेकेंडरी और एक और है, तो उन्होंने 3 बताए हैं, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, तो नेक्स्ट, significant movements such as Tibhaga Telangana Naxalite and land grab have emerged on the basis of तिभागा, तेलंगाना नक्सली और भूमि कब्जा जैसे महत्वपूर्ण आंदोलन किसके द्वारा उभरे हैं? साम्यवादी, राष्ट्रवादी, उदारवाद या फिर समाजवाद। तो इसका आंसर क्या होगा? कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, साम्यवादी विचारधारा से ये सारे मूवमेंट्स आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट 142, according to whom an incident of any type of collective behavior, whether panics, riots, reform or revolutionary movement occurs due to structural strain। किसके अनुसार किसी भी प्रकार के सामूहिक व्यवहार की घटना, चाहे वह दहशत, दंगे, सुधार, क्रांतिकारी आंदोलन और हो, संरचनात्मक दबाव के कारण घटित होती है। जॉर्ज मीड, नील जे स्मेल्सर, इमाइल डर्कहाइम या फिर रॉबर्ट डिजरा पार्क। तो ये किसने बोला है? तो इसका आंसर है नील जे स्मेल्सर। ठीक है, नील जे स्मेल्सर। 141 का क्या है? ए। हाँ। नेक्स्ट, सोसाइटी इज अ मोरल फेनोमेनन, इट इज नथिंग मोर देन द मोरल मिलियू दैट सराउंड्स द इंडिविजुअल। ये किसने बोला है? समाज एक नैतिक घटना है, यह व्यक्ति को घेरने वाले नैतिक परिवेश से अधिक कुछ नहीं है। तो ये किसने बोला है? मोरल वैल्यू की बात किसने की थी? इमाइल डर्कहाइम। ठीक है, तो 143 का आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, कोहेन एंड एरोटेड रेफर्स टू सिविल सोसाइटी एज। कोहेन और ऑर्टो ने नागरिक समाज को किस रूप में संवर्धित किया है? 3rd रियल्म। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? तीसरा दायरा। ठीक है, सिविल सोसाइटी क्या है? तीसरा दायरा। 144 का सी। 145, who has classified peasants on the basis of size of land holding। भूमि जोत आकार के आधार पर कृषकों का वर्गीकरण किसने किया है? डेनियल थॉर्नर, अंद्रे वेटे, डेविड हार्टिमैन या फिर रॉबिन जेफरी। तो इसका आंसर क्या होगा? डेनियल थॉर्नर। उन्होंने
साइज ऑफ लैंड होल्डिंग के हिसाब से पीजेंट को या फिर जो कृषकों को है उनको डिवाइड किया था, वर्गीकरण किया था उनका, ठीक है। 145 का क्या है, ए। नेक्स्ट, द theoretical perspective of feminist environmentalism is associated with नारीवादी पर्यावरण का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? बीना अग्रवाल, वृंदा कारत, श्वेता प्रसाद या फिर लीला दुबे। आंसर होगा बीना दुबे, बीना अग्रवाल। इनकी बुक भी है फेमिनिस्ट एनवायरमेंटलिज्म करके, एक कुछ बुक है, ठीक है इनकी, बीना अग्रवाल। आंसर होगा ए। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया वुमेन्स कांग्रेस? तो अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की प्रथम सत्र की अध्यक्ष कौन रही थी? ए, महारानी चिमनाबाई गायकवाड़, ठीक है, महारानी चिमनाबाई गायकवाड़। ए। 148, Dash is an initiative by Government of India that brings agriculture extension and other information to farmers in rural India. Dash भारत सरकार की एक पहल है जो ग्रामीण भारत में किसानों तक कृषि विस्तार को अन्य जानकारी पहुंचाती है। इसका आंसर होगा ई चौपाल, ठीक है। 148 का आंसर क्या होगा? वेट अ सेकंड, हाँ ई चौपाल। नेक्स्ट, लास्ट के दो क्वेश्चन। विच सोशियोलॉजिस्ट हैज स्टडीड द भूदान ग्रामदान मूवमेंट? तो भूदान ग्रामदान आंदोलन का अध्ययन किस समाजशास्त्री ने किया है? मैक्स वेबर, टी.के. उमन, एम.एस. राव, ऑल ऑफ द अबव आर रॉन्ग, ठीक है। तो भूदान ग्रामदान मूवमेंट को किसने पढ़ा है? टी.के. उमन ने पढ़ा है, टी.के. उमन ने। ये 149 है, इसका आंसर शायद जी.एस. घुरे भी हो सकता है, तो इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ। आप इसका टी.के. उमन या फिर ऑल ऑफ द अबव आर रॉन्ग आएगा, तो इसका बी या डी में से कोई एक आंसर है, तो ये भी डाउटफुल है। इसका जो मैं फाइनल आंसर है वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज क्लासिफाइड द पीजेंट मूवमेंट इनटू पीजेंट स्ट्रगल एंड एग्रेरियन स्ट्रगल? किसने किसान आंदोलन का किसान संघर्ष और कृषि संघर्ष में वर्गीकृत किया है? ठीक है, ए.आर. देसाई, एम.एस. राव, आर गुहा या फिर जी.एस. घुरे। तो इसका आंसर है ए.आर. देसाई, ठीक है। 150 का आंसर है, वेट अ सेकंड, 149 का 150 का क्या है? ए.आर. देसाई। तो ए.आर. देसाई ने पीजेंट स्ट्रगल और एग्रीगेन स्ट्रगल में पीजेंट मूवमेंट को क्लासिफाई किया था। तो ये हमने जो 100 क्वेश्चन थे एमपी सेट पेपर के वो सॉल्व किए आज, ठीक है, एमपी सेट पेपर के सॉल्व किए। आप इनमें से बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप 100 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप बताइए। इसके बेसिस पे आपका जो कट ऑफ है वो डिसाइड होगा कि किसके कितने क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं। जो भी आपको डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, और जो भी मैंने क्वेश्चंस इसमें से बताए हैं कि मेरे को ये डाउट है या फिर ये गलत हो सकते हैं, उनका जो मैं आपका फाइनल आंसर है वो कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगी, ठीक है। तो आप तब तक का वेट किए, बाकी जो क्वेश्चंस है उनके आंसर आप कैलकुलेट कीजिए अपने आंसर और बताइए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और अगर किसी के बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं तो टेंशन की बात बिल्कुल भी नहीं है, आपका भी नेट का एग्जाम आ रहा है, ठीक है। तो उस पर फोकस कीजिए, अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। मैं अभी पीवाई की सीरीज ला रही हूँ, सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। थिंकर्स हमारे चल ही रहे हैं लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, तो आप प्लीज हमारी जो प्लेलिस्ट है वहां जाके देखिए, आपको सारी चीजें जो अभी तक करवाई है मैंने आपको मिलेगी। और भी जो चीजें आपको समझनी है या फिर कोई टॉपिक है या फिर कोई किसी ईयर का पेपर है तो प्लीज बताइए, मैं सॉल्व करवाऊंगी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट सबको।